हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। आज का लेक्चर मैं राइटिंग पैड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपसे, बट मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ मैनेज करिए। नेक्स्ट लेक्चर मैं फिर से बोर्ड पे ही रिकॉर्ड करूँगा, तो आप मुझे अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है बेटा? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट समझा था और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 9th लेक्चर में आज हम स्यूडो फोर्स के अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स में स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक लिफ्ट है, लिफ्ट में दो ब्लॉक है, 4 kg एंड 2 kg। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a0। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 4 kg। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स नॉर्मल रिएक्शन, राइट, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। ठीक है। अब साहब, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो फोर्स की वैल्यू होती है, चाहे नॉर्मल हो, टेंशन हो, ये किसी भी फ्रेम से देखोगे वैल्यू उतना ही आता है। अगर आप ग्राउंड से बैठ के देखो और नॉर्मल की वैल्यू आपने निकाला n0, अब लिफ्ट के अंदर बैठ के देखोगे तो भी नॉर्मल की वैल्यू n0 ही आएगा। बट ग्राउंड वाला जो फ्रेम है वो है आपका इनर्शियल फ्रेम, और यहाँ पे जो रामलाल, यहाँ पे रामलाल, ऐसा देखो ये लटक गया लिफ्ट की छत को पकड़ के रामलाल, ये रामलाल है। रामलाल खुद लिफ्ट में है और लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, तो रामलाल भी एक्सेलरेटेड है, इसीलिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। और साहब, रामलाल के रिस्पेक्ट में ये बॉडीज रेस्ट में दिखाई देगा, क्योंकि ये भी लिफ्ट में, ये भी लिफ्ट में, ये भी लिफ्ट ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये मूविंग होगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डायनेमिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे, बट रामलाल इस पे स्टैटिक का कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो चलिए साहब, अपन बनाते हैं FBD फर्स्ट पार्ट के लिए। ऑफ किसका? FBD। FBD मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम, किसका? ऑफ 2 kg का। क्योंकि 4 kg पे आप देखेंगे तो ये लिफ्ट का बेस भी नॉर्मल लगाएगा ऊपर, ये दो जगह कांटेक्ट में 4 kg वाला ऑब्जेक्ट, बट 2 kg वाला ऑब्जेक्ट सिर्फ 4 kg के साथ कांटेक्ट में। तो FBD ऑफ 2 kg अपन बनाते हैं। तो ये रहा साहब आपका 2 kg का ब्लॉक। अब आइडेंटिफाई करिए इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो पहला फोर्स है बेटा इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg, जिसकी वैल्यू हो जाएगा 20 न्यूटन। बहुत सही बेटा। अच्छा, कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल दो लाइन खींचो, ऊपर वाले पे ऊपर ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा और नीचे वाले पे नीचे। तो हमें 4 kg का FBD तो बनाना नहीं है, हमें बनाना है 2 kg का FBD। तो ऊपर साहब लग रहा होगा नॉर्मल। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या दो ही फोर्स लग रहे होंगे? दो फोर्स तो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में लग रहा होगा, बट रामलाल नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हम बना रहे हैं FBD ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। ये पूरा इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि पहले दो बेसिक फोर्स तो आइडेंटिफाई करिए आप, उसके बाद अगर आप ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हैं तो यही दोनों लगेगा और ऑब्जेक्ट ऊपर मूविंग दिखाई देगा क्योंकि बाहर से देख रहे हैं। बट रामलाल के रिस्पेक्ट में 3 फोर्स लगेगा। एक स्यूडो, एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो स्यूडो डाउनवर्ड होगा, और स्यूडो फोर्स की वैल्यू हो जाती है ma0। बहुत बढ़िया। और ऑब्जेक्ट रामलाल को रेस्ट में दिखा दे रहा है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो आप लिख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू ma0 प्लस m इंटू जी। m को बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा a0 प्लस जी। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा, मास बताइए 2 kg, तो ये हो जाएगा साहब 2, और a0 की वैल्यू 4 प्लस 10 14, तो 28 न्यूटन इज ए करेक्ट आंसर। समझ आया क्या? अच्छा, इस नॉर्मल रिएक्शन को अपरेंट वेट भी कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को अपरेंट वेट भी कहते हैं। अगर आप वेइंग मशीन पे कहीं खड़े हो गए और आप वेट मेजर कर रहे हो, तो वेइंग मशीन क्या मेजर करके देता है? नॉर्मल रिएक्शन। और अगर आप लिफ्ट रेस्ट में है या वेइंग मशीन लेस रेस्ट में है, उस केस में जो नॉर्मल मेजर होता है वो mg के बराबर होगा। मान लो ये लिफ्ट रेस्ट में होता तो n बराबर mg होता। अगर ऊपर एक्सेलरेटेड लिफ्ट में आप चले जाओ और उसके बेस में वेइंग मशीन रखा हो, तो वेइंग मशीन जो रीड करेगा आपके वेट से ज़्यादा रीड करेगा। क्यों? देखो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, m a0 प्लस जी, तो यहाँ पे अपरेंट वेट बढ़ रहा है ना साहब। अपरेंट वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए। चलिए साहब आगे देखिए। अब दूसरे केस की बात करते हैं। यहाँ पे भी अपन बनाएंगे FBD ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू RL रामलाल। जब ये FBD बनाएंगे तो 2 kg वाले पे अभी भी mg नीचे लगेगा। देखो mg
ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, आइसोलेटेड हो, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो, तुम साइकिल पे बैठ के देखो, स्कूटर पे बैठ के देखो, लिफ्ट में बैठ के देखो, ग्राउंड पे बैठ के देखो, mg तो mg है, वो हमेशा लगेगा और कांटेक्ट होने की वजह से नॉर्मल ऊपर लगेगा। सेकेंड केस में बेटा लिफ्ट इज मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। जीरो एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये भी रामलाल भी इनर्शियल फ्रेम होगा। रामलाल ऐसे जगह पे बैठा है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो इनर्शियल फ्रेम होगा, तो कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा और रामलाल को ये रेस्ट में दिखाई देगा, तो n इज इक्वल टू सिंपल mg। तो ये जो एपरेंट वेट आप कह सकते हैं ट्रू वेट की इक्वल होगा। अरे ट्रू वेट मीन्स mg एंड एपरेंट वेट इज इक्वल टू आपका नॉर्मल। तो आप यहां पे कह सकते हैं एपरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट। कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि लिफ्ट है साहब, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो उसमें अगर मैंने वेट मेजर किया तो कितना बताएगा वेट, ट्रू वेट के बराबर। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेटेड है तो स्यूडो फोर्स नीचे, एपरेंट वेट ज्यादा मेजर करके बताएगा। चलिए थर्ड केस समझिएगा। अब ये दिया हुआ साहब कि एक्सेलरेशन इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मतलब लिफ्ट तो अपवर्ड जा रहा है, मूविंग अपवर्ड, बट उसका एक्सेलरेशन -4 है, मतलब वो रिटार्ड कर रहा है। बेटा ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, उससे उसका एक्सीलरेशन -4 मतलब नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लिफ्ट की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी, रिटार्डिंग मोशन हो रहा है लिफ्ट का अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इस केस में अगर आप FBD बनाएं, FBD ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, ठीक है साहब। चलिए FBD बनाते हैं, FBD बनाते हैं। तो ये है आपका 2 kg। बताइए नॉर्मल अभी भी ऊपर कांटेक्ट की वजह से, नीचे mg। अब स्यूडो कहाँ, तो ढंग से सुनिएगा प्लीज। असल में एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे, तो स्यूडो कहाँ लगेगा, ऊपर। तो आप एक याद रख लीजिए बात कि स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और जिस डायरेक्शन में रिटार्ड हो रहा है उसी डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो हो जाएगा आपका mg माइनस ma0। तो यहाँ से m को कॉमन निकाल लेंगे, g माइनस a0 हो जाएगा। तो मास आपका 2 kg, g की वैल्यू बोलिए 10 - 4, तो 6 × 12 न्यूटन। सॉरी, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा? स्क्रीन पॉज करके पहला पार्ट तो आपने लिख लिया था, स्क्रीन पॉज करके ये भी लिख लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बढ़िया सवाल है। मैन ऑफ मास 50 kg is try to move upward to climb upward on a string and breaking strength of a string is 700 Newton. Then find maximum acceleration by which man can climb up. कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मैन ऊपर क्लाइंब कर सकता है अगर स्ट्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 700 न्यूटन है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है बेटा कि मैक्सिमम टेंशन कैन बी अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग। मैक्सिमम टेंशन, इससे ज़्यादा टेंशन अप्लाई करूंगा तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो मैक्सिमम कितना टेंशन टॉलरेट कर सकता है बेटा? 700 न्यूटन। बहुत बढ़िया साहब। अब इस सवाल को सॉल्व करना है तो आप ग्राउंड पे बैठ के देखेंगे या जिसको सॉल्व करना है उसी के साथ चिपक जाएंगे। तो एक रामलाल को लाओ, छोटा वाला रामलाल है क्योंकि ये खुद मैन है। एक छोटा वाला रामलाल, मासलेस रामलाल। यहाँ पे समझिएगा कंसेप्ट में क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको। इसके पैर को पकड़ लेगा। कौन है ये? रामलाल। अब यहाँ पे रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो टेंशन लगता है कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे अलोंग द स्ट्रिंग ऊपर लगेगा। नीचे तो स्ट्रेच स्ट्रिंग है ही नहीं, तो ऊपर बेटा टेंशन लगेगा T। और इस मैन पे नीचे लगेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स mg। और ये ऊपर एक्सेलरेटेड मोशन करना चाहता है तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मान लो कुछ a। तो अब बनाओ FBD, सॉल्यूशन देखना सवाल का। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तो साहब ये मैन है m मास का। अब इस पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे फिक्स है
और ऊपर टेंशन फिक्स है T। ग्राउंड से बैठ के देखते ना तो ये आपको A0 से ऊपर जाता हुआ देखता, लेकिन आप इसी के साथ चिपक गए हो तो आपको ये रेस्ट में दिखाई देगा, लेकिन आप जो फ्रेम बनेंगे नॉन इनिशियल बनेंगे, क्योंकि ये एक्सिलरेटेड, आप इसके साथ चिपक गए तो आप एक्सिलरेटेड हो गए, और एक्सिलरेटेड फ्रेम एक स्यूडो फोर्स लगाता है। तो ऊपर की तरफ एक्सिलेशन, तो इसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो तो नीचे स्यूडो फोर्स, नीचे स्यूडो फोर्स MA। तो टेंशन कितना हो सकता है, T इज इक्वल टू mg प्लस ma। क्यों? क्योंकि आपको ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रामलाल इसके पैर को पकड़ गया, तो ये A से, तो ये भी A से, तो रामलाल को रेस्ट में दिखाई देगा। तो रेस्ट के लिए क्या होता है ना कि फोर्स को बस बैलेंस करना होता है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट्स इट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ था 700 न्यूटन, ये अपने को गिवन है, तो मैक्सिमम टेंशन जब अप्लाई करेगा तभी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से भाग पाएगा ना। ऊपर जाना है तो ये फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन से चल पाएगा, और इसकी लिमिटेशन है 700 न्यूटन। तो देखिए 700 इज इक्वल टू, मास बताइए 50, तो m कॉमन निकाल लीजिए, 50, g की वैल्यू 10 प्लस a मैक्सिमम, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा और 70/5 कितना हो जाएगा बेटा बोलो, 14। तो 14 इज इक्वल टू 10 प्लस a मैक्सिमम, तो a मैक्सिमम हो जाएगा आपका 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए आपको समझ आया क्या? बहुत इजी था, कोई खास बात नहीं है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैन 50 kg का है, अब एक दूसरे स्ट्रिंग से हैंग्ड है। अब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है स्ट्रिंग का 400 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम टेंशन इतना लग सकता है। और मान लो मैन यहाँ पे बस पकड़ के खड़ा हो जाए तो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टेंशन जो ऊपर लग सकता है वो है साहब आपका 400 न्यूटन, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स मैन पे नीचे लगेगा वो है आपका 500 न्यूटन, तो रस्सी तो टूट जाएगा। पहले वाले केस में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ था 700 न्यूटन और मैन का वेट था 500, वेट 500 हुआ ना, मास 50, तो जी से मल्टीप्लाई करके वेट निकालते 500, तो अगर वो पकड़ के रखता तो भी रह सकता था। ऊपर जाने के लिए टेंशन बढ़ाना पड़ता। अब अगर ये ऊपर जाना चाहेगा तो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर तभी जा पाएगा जब टेंशन की वैल्यू mg से ज़्यादा हो, और mg 500 है और मैक्सिमम टेंशन 400 लग सकता है। अगर 400 से ज़्यादा टेंशन लगाने की कोशिश करूंगा स्ट्रिंग टूट जाएगा, तो ऊपर तो जा नहीं सकता साहब। रेस्ट में रहेगा तो भी इसको दिक्कत है, टूट जाएगा रस्सी, तो नीचे भागेगा। तो मान लो कि नीचे की तरफ एक्सीलरेटेड है कुछ ऐसे, और हमें बताना है मैक्सिमम कितने एक्सीलरेशन से। अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, सोच के बताओ, क्योंकि मैक्सिमम तो छोड़ दो रस्सी, सीधा उतर जाओ नीचे। तो मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से इसको नीचे जाना चाहिए। अरे भाई टेंशन ऊपर लग रहा है, अगर तुम पूरा ही रस्सी छोड़ दोगे तो जी से नीचे आ जाओगे, तो मैक्सिमम कितने से नीचे जा सकता है मैन, जी से। लेकिन यहाँ पे मिनिमम पूछेगा ना, क्योंकि अगर ये नहीं जाएगा तो रस्सी टूट जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाए तो हो सकता है कि यहाँ पे टेंशन अभी भी 50-100 न्यूटन से ज़्यादा हो जाए तो टूट जाएगा। तो कुछ नीचे की तरफ mg डोमिनेटिंग होना चाहिए, टेंशन कम करता जाएगा। जैसे जैसे टेंशन कम करता जाएगा और टेंशन 400 न्यूटन रखेगा तो mg नीचे हो जाएगा आपका 500, वो नीचे एक्सेलरेट कराएगा। तो कुछ मिनिमम एक्सेलरेशन से इसको नीचे जाना पड़ेगा। चलो रामलाल को यहीं पे बिठा दो, ये रामलाल है और रामलाल इसका एफबीडी बनाएगा। तो वो कहेगा साहब कि सर टेंशन ऊपर और mg नीचे, और नीचे एक्सेलरेशन है तो स्यूडो फोर्स भी ऊपर ma। तो t की वैल्यू हो जाएगा सिंपल mg माइनस ma। मैक्सिमम टेंशन अपने को पता है 400, मास कॉमन निकाल लोगे 50 बाहर आएगा, 10 माइनस a मिनिमम, ये आएगा साहब। अच्छी बात है यार, आएगा तो देखते हैं क्या करना है इसमें। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, फिर से ये क्या आ जाएगा बेटा 14, मैक्सिमम टेंशन सॉरी 5 से कैंसिल करो तो 8 ही आएगा ना, 14 नहीं 8 आएगा। वही मैं कह रहा था गलत कैसे हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू 10 माइनस ए मिनिमम, ए मिनिमम को इधर ले आओ तो ए मिनिमम इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 8, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ना मिनिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आना पड़ेगा, तभी ये सेफ रह सकता है। अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगा ना बेटा, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू ना 400 से ज़्यादा हो जाएगी तो रस्सी टूट जाएगा। अच्छा अगर 3 से आ जाए तो टेंशन 400 से कम होगा, 5 से आ जाए तो टेंशन और कम होगा, क्योंकि mg तो फिक्स है तेरा 500 न्यूटन, और यहाँ पे mg और टेंशन का डिफरेंस अनबैलेंस फोर्स होगा बटा मास एक्सीलरेशन आएगा। तो अगर एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो ये टेंशन बहुत कम होगा, तो ये आराम से स्ट्रिंग बिना टूटे रह सकता है। लेकिन अगर टेंशन 400 न्यूटन को एक्सीड कर गया
तो ये टूट जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से नीचे जाना चाहिए ताकि स्ट्रिंग ना टूटे सेफली। समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बढ़िया सवाल है। एससीबी में ऐसे खूब सारे सवाल है, बंदर वाले प्रॉब्लम आपने सुना होगा, देखा होगा। 3 मैन है, 30 kg, 40 kg एंड 50 kg। ये स्ट्रिंग से तीनों ही हैंग्ड है। अब क्या है कि मैन 1 ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मैन 2 वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, मैन 3 नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में नेट टेंशन फोर्स की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो अच्छे से सोचो, इस पे बैठ जाएगा पहले रामलाल और इसका एफबीडी बना लेगा। जब इसका एफबीडी बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर की तरफ इस पे लगेगा टी टेंशन, नीचे की तरफ लगेगा mg, और एक्सेलरेशन ऊपर तो स्यूडो फोर्स नीचे m है, और टेंशन 1 मान लीजिए इसको। तो टेंशन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, m कॉमन g प्लस a, दैट्स इट। अब दूसरे केस में रामलाल जब एफबीडी बनाएगा तो ऊपर इस पे लगेगा टेंशन T2, ऊपर टेंशन बताओ T2 और नीचे mg। बेटा ये ऊपर जा तो रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे जीरो स्यूडो फोर्स भी नहीं लगेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इनर्शियल फ्रेम। तो सिंपल यहाँ पे T2 इज इक्वल टू आ जाएगा m2g, ये m1 था। और थर्ड केस में देखो नीचे जा रहा है बेचारा, टेंशन तो अभी ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है। तो ढंग से जब आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर टेंशन T, नीचे mg और स्यूडो फोर्स साहब ऊपर। ये आपका T3 है, जैसे ये T1 था। तो T3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका mg माइनस ma। तो यहाँ से T3 कैलकुलेट करेंगे, m बाहर, g माइनस है। अब आपको अगर नेट टेंशन कैलकुलेट करना है तो T1, T2, T3 की वैल्यू सेपरेट कैलकुलेट कर लीजिए। बताइए T1 की वैल्यू क्या होगी, मास बोलो 30 और 10 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 14 न्यूटन, 420 न्यूटन आएगा क्या, है ना? 420 न्यूटन आ गया। T2 बोलो, अरे 30 मल्टीप्लाई 14, T2 बोलो, T2 तो सिंपल m2g, m की वैल्यू बोलो 40, तो ये हो जाएगा तेरा 400 न्यूटन। समझ आ रहा है क्या? बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। आगे देखो T3 बताओ, तो T3 हो जाएगा तेरा सिंपल, मास बोलो 50 और 10 माइनस 4 तो 6 मल्टीप्लाई 50 300 न्यूटन। अब नेट टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, तो तीनों को सम कर दो, तीनों को सम करोगे तो 300, 400, 700 और 1120 न्यूटन, ये आ जाएगा नेट टेंशन की वैल्यू। क्लियर है बात? स्क्रीन पॉज करिए और पूरा लिखिए बेटा, अच्छे से लिखिए स्क्रीन पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। एक ट्रॉली है साहब, ट्रॉली को स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे हमने रिलीज कर दिया, तो ट्रॉली फ्रीली फॉल कर रहा है, बट फ्रीली फॉल नीचे नहीं कर रहा है जी से, इंक्लाइन प्लेन पे भाग रहा है, ठीक है ना? तो इंक्लाइन प्लेन पे फ्रीली फॉल करेगा तो कितना एक्सीलरेशन होगा, g साइन थीटा। तो ट्रॉली का एक्सीलरेशन बेटा है g साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब उसमें एक थ्रेड से हमने ब्लॉक को अटैच कर दिया और यहाँ से वर्टिकल से, मतलब इसके लिफ्ट के ट्रॉली के रूफ के वर्टिकल लाइन से ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो आपसे पूछा ये अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। अब 90% बच्चे इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं, वो अल्फा की वैल्यू कुछ ना कुछ कैलकुलेट करते हैं। अब आराम से और लॉजिकली सोच के बताओ कि अगर आप ग्राउंड पे बैठ के इसका एफबीडी बनाओ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो क्या इजी होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि आपको यहाँ से बैठ के लिफ्ट भी चलता हुआ दिखाई देगा, उसके अंदर ब्लॉक अटैच है वो भी चलता हुआ दिखाई देगा। तो ज़्यादा आसान है ना कि तुम रामलाल को बुलाओ, रामलाल की मदद लो और रामलाल लिफ्ट को पकड़ के लटक जाएगा। अरे भाई ऊपर धक्का नहीं दे रहा, ये फ्रीली फॉल है, आराम से यहाँ रामलाल को बिठा देते। अब तुम बनाओ एफबीडी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। अब ये क्या कहेगा कि देखो सर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये एक बार आप ट्रॉली को बना लीजिए और उसमें रखा हुआ ब्लॉक भी बना लीजिए। रामलाल बोलेगा कि देखो सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो सीधा नीचे लाएगा, क्योंकि अगर ये इंक्लाइन प्लेन है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही लगता है। चलो साहब एक चीज़ तो समझ आई, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है वाह यार। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, बिल्कुल आएगा, वो क्या होगा, mg साइन थीटा।
बिल्कुल होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो एम जी का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एम जी साइन थीटा ही होता है। ठीक है सर। एक इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा टी, अगर यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है तो ये भी अल्फा होगा। चलो साहब ठीक है। अब नीचे की तरफ ये कंप्लीट लिफ्ट जी साइन थीटा से एसिलेटेड था, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में एसिलेशन के अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ एक स्यूडो फोर्स लाएगा, मास इनटू फ्रेम का एसिलेशन, और फ्रेम का एसिलेशन है जी साइन थीटा। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो अब ये अल्फा है तो टी का कंपोनेंट इधर क्या आएगा? टी साइन थीटा, टी साइन अल्फा। अब बताओ रामलाल को रेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बैलेंस होना चाहिए। ऊपर वाला फोर्स बोलो एम जी साइन थीटा, नीचे वाला फोर्स बोलो एम जी साइन थीटा प्लस टी साइन अल्फा। ये इससे कैंसिल होगा। देखो टेंशन तो जीरो हो नहीं सकता, मतलब साइन अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो। और साइन अल्फा अगर जीरो हो गया देन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब एंगल जीरो हो। तो असल में ये अल्फा जीरो होगा। जब ये नीचे आ रहा होगा तो एग्जैक्टली बॉब इस लाइन से 0 डिग्री एंगल पे सीधा ही रहेगा। आराम से सोच के बताओ, क्या आपको समझ आया? देखो बेटा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है। हॉरिजॉन्टल सरफेस में क्या होता था, आपने ऐसे सवाल किए हैं, याद करिए। ये लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था, आगे की तरफ एसिलेशन है तो ये स्ट्रिंग वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल बना लेता था, द tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सीधा नीचे लग रहा है और स्यूडो फोर्स पीछे लग रहा है, तो इस स्यूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए टेंशन का एक फोर्स आगे आना होता था। यहाँ पे क्या है कि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एसिलेशन है, तो स्यूडो फोर्स आप इधर लगेगा, स्यूडो साहब इधर लगेगा, और जितना स्यूडो लग रहा है क्योंकि एसिलेशन जी साइन थीटा दे दिया है, उतना ही एम जी का कंपोनेंट नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो स्ट्रिंग एकदम सीधा होना चाहिए यहाँ से। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके बेटा अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। ये एक ब्लॉक, हेवी ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, यहाँ से M1 और M2 मास का दो ब्लॉक इस स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। ऑल द सर्फेस इज स्मूथ, दिस सर्फेस इज स्मूथ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0 एंड ऑल्सो दिस सर्फेस इज स्मूथ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0, राइट। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे रिलीज कर दूँ तो ऑब्वियस सी बात है इसमें M2G नीचे लगेगा, ये ऐसे स्लाइड कर जाएगा इस पे, है ना, ऐसे स्लाइड कर रहा होगा। ये भी सर्फेस स्मूथ है तो ये ऐसे स्लाइड नीचे कर रहा होगा, ये थोड़ा सा पीछे स्लाइड करके चला जाएगा। अरे भाई ये जैसे नीचे गिरेगा ना, ये ऐसे नीचे गिरेगा तो थोड़ा पीछे चला जाएगा क्योंकि फिक्स्ड नहीं है। लेकिन सवाल कुछ और कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ऑल द सरफेस इज स्मूथ देन फाइंड एक्सेलरेशन गिवन टू द सिस्टम। इस पूरे 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 सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम भाई साहब, ये पूरा 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 इस पूरे सिस्टम को कितना मिनिमम एक्सेलरेशन या कितना एक्सेलरेशन में दे दूँ सो दैट M1 M2 डज नॉट स्लाइड। अगर मैं इसको आगे की तरफ एक्सेलरेशन दे दूंगा, अगर पीछे दूंगा ना भाई, अगर इसको मैं पीछे की तरफ एक्सेलरेशन दूंगा तो ये और आगे जल्दी से गिर जाएगा। इसको आगे की तरफ एक्सेलरेशन दूंगा तो एक क्रिटिकल एक्सेलरेशन पे ऐसा हो सकता है कि इस सरफेस के, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, कैपिटल M ब्लॉक के रिस्पेक्ट में M1 M2 स्लाइड ना करें। डज नॉट स्लाइड का मतलब ये नहीं कि वो आगे चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, इसके सरफेस पे स्लाइड नहीं करे। डज नॉट स्लाइड ऑन ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, कैपिटल M पे स्लाइड ना करे। चलो साहब, तो मान लो कि आगे की तरफ एक्सेलरेशन मैंने A दे दिया और इसकी वैल्यू में कैलकुलेट करनी है, तो ग्राउंड से बैठ के अगर सिस्टम को देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा समझना। तो अपन क्या करेंगे, इसी ब्लॉक पे बैठ जाएंगे। चलो इसी ब्लॉक पे देखो ये रामलाल रहा, ये रामलाल रहा। रामलाल के रिस्पेक्ट में M1 की FBD बनाओ, FBD विथ रिस्पेक्ट टू M1, सॉरी FBD ऑफ M1, सॉरी FBD ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। रामलाल के रिस्पेक्ट में अगर आप M1 की FBD बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक है साहब आपका M1, इस स्ट्रिंग जो कनेक्टेड है उसमें कुछ टेंशन होगा टी, बिल्कुल होगा सर, अब वैसी बात है, स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो कांटेक्ट पॉइंट पे, कांटेक्ट पॉइंट के अबे टेंशन टी होगा। अच्छा, और रामलाल ऐसे सिस्टम में बैठा है जो आगे की तरफ A से एसिलेटेड है, तो स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा, कितना? M1 है, ठीक है। अब अगर ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में, इसके कैपिटल M मास के सरफेस पर स्लाइड नहीं कर रहा तो रामलाल के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करेगा, तो रामलाल के अकॉर्डिंग टेंशन फोर्स M1 एक के बराबर होना चाहिए। चलो साहब समझ आ गया। अब M2 का FBD बनाओ, तो M2 पे नीचे फोर्स लग रहा होगा M2G और ऊपर लग रहा होगा यही वाला टेंशन T, क्योंकि यहाँ जो टेंशन होगा वही यहाँ पे भी होगा, एक ही स्ट्रिंग है। तो T की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी M2G,
बिल्कुल सही है। अब टेंशन को बराबर रख दो, तो M1A इज इक्वल टू M2G, तो एसेलरेशन बेटा आ जाएगा M2G बटा M1। इतने एसेलरेशन से सिस्टम को आगे चलना चाहिए। अगर इतने एसेलरेशन सिस्टम आगे चल रहा है तो इस पर देखो ना, पीछे स्यूडो फोर्स लगा था और फोर्स बैलेंस हो गया, तो ये स्लाइड नहीं करेगा। कभी कभी पूछ लेते कि बताओ इस पर कितना फोर्स लगाऊं, ऐसे छोड़ दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है M2 नीचे गिरेगा, M1 इस पर स्लाइड कर जाएगा। इस पर मैं कितना फोर्स लगाऊं सो दैट M1 विल नॉट स्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास M मास के ब्लॉक पे M1 स्लाइड ना करे, तो रहा ना फोर्स बराबर होता है मास ऑफ द सिस्टम इंटू एसिलेशन ऑफ सिस्टम। तो पूरे सिस्टम की एसिलेशन इतनी होनी चाहिए, और पूरे सिस्टम का मास क्या है, तो पूरे सिस्टम का मास आपको दिख रहा है, कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 इंटू M2 बटा M1 इंटू G। तो भयंकर लग रहा है ये दिखने में, बिल्कुल, बट कंसेप्चुअली ये बहुत आसान, एक्सप्रेशन थोड़ा सा भयंकर दिखेगा लेकिन कंसेप्चुअली बहुत आसान है। समझ में आया बेटा, अच्छे से क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बढ़िया सवाल है। एक लिफ्ट ले लिया और लिफ्ट के अंदर पुल्ली ब्लॉक सिस्टम अटैच कर दिया। देखिए यहाँ से पुल्ली बनाया, स्ट्रिंग लिया, M1 M2 मास को अटैच कर दिया, और यहाँ पे गिवन है M1 इज ग्रेटर देन M2। तो जैसे रिलीज करोगे तो M1 कुछ A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, तो M2 A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ये तो तब होता ना जब ये सरफेस फिक्स होता। अब एक कंप्लीट लिफ्ट ऊपर की तरफ A0 से जा रहा है, तो आपसे बोल रहा है कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई बैठ के देखे तो इसको M1 और M2 कितने एक्सेलरेशन से ऊपर और नीचे आता हुआ दिखाई देगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है साहब। अब क्या करें, इस तरह का सिस्टम कुछ ऐसा भी बना हुआ दिखाई देगा आपको। एक सिंपल सा ब्लॉक ले लेगा ऐसे, M2 और M1, उसको स्ट्रिंग से पुल्ली से कनेक्ट कर देगा और बोलेगा कि साहब ये ऊपर जा रहा है A0 से। तो यही तो बात हो गई, यही तो रस्सी स्ट्रिंग A0 से ऊपर जा रहा था, है ना, दोनों सेम ही सवाल हो गए। अब अपना काम है कि इस पुल्ली के रिस्पेक्ट में या इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में M1 M2 का एक्सेलरेशन निकालना। तो रामलाल को याद करो, रामलाल आएगा और फटाफट लिफ्ट के अंदर जाएगा, और रामलाल नॉन इनिशियल फ्रेम हो जाएगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट भी एक्सेलरेटेड है। तो रामलाल बोलेगा कि अच्छा एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन निकालना तो बड़ा आसान काम है। वो कहेगा नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई नेट मास। तो इस पर नेट पुलिंग फोर्स बोलेगा ऊपर की तरफ लिफ्ट का एक्सेलरेशन A0, तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ MA0 और M1G नीचे लगेगा, तो वो बोलेगा कि M1G प्लस A0। सही बात है। और इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा M2G और M2 A0, तो ये नीचे, तो ये लगेगा M2G प्लस A0 डिवाइडेड बाई नेट मास M1 प्लस M2। तो यहाँ से ये वाला टर्म बाहर आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन सिंपल होगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G प्लस A0। ये बहुत इजी था यार। हाँ, तो कोई ख़ास बात नहीं है ना, ये खुद A0 से एक्सेलरेटेड फ्रेम बन गया, तो स्यूडो फोर्स नीचे लगा लेगा इस पे, और इस पे भी स्यूडो फोर्स नीचे लगा लेगा। अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के लॉन्ग फोर्स हो गया M1G प्लस M1 A0, M1G प्लस M1 A0, तो M1 बाहर आ गया तो G प्लस A0, और ये अपोज कर रहा है M2G और M2 A0, तो G प्लस A0 कॉमन आ जाएगा। ये सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। कई बार इसको, इस वाले टर्म को ना कई किताबों में देखेंगे G इफेक्टिव लिख देते हैं। G इफेक्टिव का मतलब आप समझ रहे हैं? G इफेक्टिव का मतलब ये हुआ कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में अपन स्यूडो फोर्स निकाल के देख रहे हैं ना, तो G इफेक्टिव लिख देते हैं। जैसे नॉर्मल, जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेटेड होता है तो नॉर्मल आता है mg प्लस MA0। लिफ्ट नीचे एक्सेलरेटेड हो, लिफ्ट नीचे की तरफ, तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, तो यहाँ पे आ जाता है G माइनस A0। तो G इफेक्टिव आप याद रखेंगे G प्लस A0 और G माइनस A0। अगर यही लिफ्ट नीचे एक्सेलरेटेड होता, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उस केस में A क्या हो जाएगा? तो उस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा, देखिए M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G माइनस A0। ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू पूछेगा तो अपने को लॉजिक तो मिल ही गया ना G इफेक्टिव का, तो डायरेक्ट टेंशन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? तो नॉर्मल केस में टेंशन क्या होता था 2M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही होता था। नहीं सर, इंटू G भी आता था, यहाँ पे आ जाएगा G प्लस A0। बहुत ईजी, बहुत ईजी। ये देखिए ध्यान से,
T इज इक्वल टू हो जाएगा 2m1m2 बटा m1 प्लस m2 g प्लस a नॉट। जी प्लस a नॉट कब? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एसिलेटेड होगा। लिफ्ट इज एसिलेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। लिफ्ट इज एसिलेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। लिफ्ट इज एसिलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट एसिलरेटेड है तो टेंशन होगा T इज इक्वल टू 2m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g माइनस a नॉट। अब इस पे बेस्ड m1 m2 की वैल्यू गिवन होगा और खूब सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे जहाँ पे लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। समझ आया क्या? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। स्यूडो फोर्स का जबरदस्त एप्लीकेशन है, बढ़िया कंसेप्ट है। इफ ऑल द सरफेस इज स्मूथ, मतलब ये वाला सरफेस कैसा है बेटा? स्मूथ। और ये इंक्लाइन प्लेन भी कैसा है? स्मूथ। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m डज नॉट स्लाइड ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। ये जो स्मॉल m मास का ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड ना करे। अगर आप इसको छोड़ दोगे, सिस्टम को कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं दोगे, तो ये इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा, ऐसे इस तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा नीचे की तरफ, है ना? क्योंकि देखो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg तो हमेशा लगता है। इस mg का जो कंपोनेंट होगा अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन वो हो जाता है mg साइन थीटा। तो उस mg साइन थीटा की वजह से इंक्लाइन प्लेन पे ये एक्सेलरेट हो जाएगा। इन कह रहा है कि मैं इसको कितना एक्सेलरेशन दे दूं, और तुम सोचो आगे की तरफ दूं या पीछे की तरफ दूं, सो दैट इट डज नॉट स्लाइड ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड ना करें। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल। अभी ये सवाल हमने किया था, देखिए ये वाला सवाल हमने किया था। इसमें आपको क्या समझाया था? मान लो ये m1 होता, ये m2 से अटैच ना होता, ये नहीं होता, तो आराम से रेस्ट पे रहता। m2 अटैच कर देने से m2 इसको नीचे खींच रहा था m2g से, तो यहाँ पर टेंशन डेवलप हो गया था और इस टेंशन की वजह से आगे खींच रहा था। तो मैंने पूरे सिस्टम को आगे की तरफ एक्सेलरेशन दे दिया जिससे स्यूडो फोर्स पीछे लगा और ये स्यूडो फोर्स इसको टेंशन को बैलेंस कर लिया, तो साहब नीचे स्लाइड नहीं किया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दूसरा ब्लॉक जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। mg का एक कंपोनेंट ही अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन आ गया जो इसको नीचे स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे होगा सॉल्व? ऐसे होगा सॉल्व। देखो पूरे सिस्टम का कुछ एक्सेलरेशन आगे की तरफ a मान लो, ठीक है ना? और रामलाल को लाओ और रामलाल को यहाँ पे रामलाल को भी सिस्टम में जगह दो, क्योंकि यही तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ पे लटका दो और बोलो रामलाल को कि बेटा FBD बनाओ इसका। तो सॉल्यूशन समझिएगा। FBD ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तो रामलाल जब यहाँ पे ब्लॉक को देखेगा तो रामलाल हो या श्यामलाल हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा यहाँ पे ब्लॉक रखा है मास का, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगाएगा ही। ठीक है साहब, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा लेगा। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा mg साइन थीटा। बहुत बढ़िया। एक नॉर्मल भी होगा सर, हाँ लगा ले, तो नॉर्मल लगा ले, फटाफट नॉर्मल लगा ले परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। और mg का एक कंपोनेंट इधर भी आ जाएगा, ये थीटा था तो ये थीटा था, तो आ जाता है mg cos थीटा और ये आएगा नॉर्मल। क्लियर है? डन, एकदम फटाफट, बढ़िया, चकाचक। अब सुनो, रामलाल एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन तूने एक्स एक्सिस से माना है, तो इस ब्लॉक का FBD बना रहे हो नॉन इनिशियल फ्रेम से, तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा ma नॉट। तो कितने फोर्स हुए? 3। कौन कौन सा? ये तो हुआ स्यूडो, ये हुआ तेरा ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हुआ तुम्हारा नॉर्मल। ये 3 फोर्स हुए। अगर आप ग्राउंड से बैठ के इनर्शियल फ्रेम बन के स्यूडो FBD बनाते तो आप इस पे 2 ही फोर्स लगाते, एक नॉर्मल और दूसरा ग्रेविटेशनल। देखो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो नॉर्मल और ग्रेविटेशन। लेकिन अगर आप फ्रेम के अंदर चले जाओ और आप खुद एक्सीलरेटेड हो जाओगे तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाओगे, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर आप FBD बनाओगे तो एक आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो स्यूडो फोर्स कहाँ होगा? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है साहब। अब कंडीशन क्या है कि पूरा सिस्टम आगे चलता हुआ दिखाई दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इस पे स्लाइड ना कर रहा हो। तो अगर ये इस पे रेस्ट पे और रामलाल तो इसको खुद ही पकड़ के लटका हो, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? रेस्ट में। तो ऑब्जेक्ट इज या ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग। अब ब्लॉक रेस्ट में है तो एक्स एक्सिस में रेस्ट में, वाई एक्सिस में भी रेस्ट में है ना, हर जगह रेस्ट में है। लेकिन इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर थी?
along to the inclined plane. तो आप लिखो ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम along to the inclined plane. Inclined plane. तो inclined plane के along force along inclined plane, along inclined must be 0. Net force along inclined must be 0. तो inclined plane के along नीचे की तरफ फोर्स है mg sin थीटा, और इस एम ए नॉट का कंपोनेंट इधर देखोगे तो ये थीटा है, तो बेटा ये भी थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा एम ए नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यहाँ से क्या कैंसिल होगा साहब, मास से मास कैंसिल होगा, राइट। तो ए नॉट की वैल्यू आ जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू जी साइन थीटा बटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये अपने को याद रख लेना है। क्या याद रखना है बेटा कि सिस्टम का एक्सीलरेशन अगर जी टेन थीटा के इक्वल होगा देन ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये स्लाइड नहीं करेगा। डन है क्या ये बात। तो इसको अगर आप रट्टा लगा लेते हो तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में भी होगा और कई डिफरेंट लैंग्वेज के टर्म्स में गिवन होता है। तो साहब आपको याद रखना है कि सिस्टम का एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में कितना होना चाहिए सो दैट ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, जी टैन थीटा, जी टैन थीटा, जी टैन थीटा। क्या समझ में आया ये बात। चलो एक दूसरी बात, अब एक्सीलरेशन कैसे आया, तो इस पे फोर्स लगा होगा इंक्लाइन प्लेन पे, तो मैं इस पे कितना फोर्स लगाऊं सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, फोर्स सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, सो दैट ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। कितना फोर्स लगाना चाहिए, तो ध्यान से सुनो, आगे की तरफ आपने फोर्स लगाया साहब एफ, क्लियर है। अब एफ पूरे सिस्टम को इतना एक्सीलरेशन दे रहा है, इसमें ये भी है ए भी है, तो नेट फोर्स जो आ जाएगा वो मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए जी टेन थीटा। तो ये नेट फोर्स इस पे लगना चाहिए जी टेन थीटा। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है ये बात, बहुत अच्छे से समझ आया पूरी कहानी। स्क्रीन पॉज करके इसको ढंग से लिखे बेटा, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखे। नेक्स्ट देखिएगा, अगर यहां पे ऐसा सवाल मैं आपसे पूछ दूं कि एक इंक्लाइन प्लेन है ना, नेक्स्ट पूछ लेता हूं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ये ब्लॉक इस पे रख दिया मैंने स्मॉल एम मास का, इंक्लाइन प्लेन है कैपिटल एम मास का, इसका एक्सीलरेशन है ए, ठीक है ना। ये सिचुएशन गिवन है और सवाल गिवन है कि इफ ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, वही सवाल हो गया बेटा प्रीवियस वाला, लेकिन क्वेश्चन नया पूछूंगा। सिचुएशन प्रीवियस वाला लेकिन क्वेश्चन नया पूछूंगा। इफ ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन देन फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय प्लेन ऑन ब्लॉक। ये इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे कितना कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा ये बताओ। तो चलो ध्यान से देखो, अगर ये ब्लॉक इस पे स्लाइड नहीं कर रहा तो पक्की बात है एक्सीलरेशन जो आगे होगा जी टेन थीटा होना चाहिए, अभी रटने को बोला था। अच्छा सा ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सारे एफबीडी इसी पे बनाता हूँ मैं। तो देखिए एक फोर्स आपका नीचे की तरफ होगा mg, अच्छे से एफबीडी बनाओ, कोई खास बात नहीं है। ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं नीचे mg, तो इस तरफ हो जाएगा mg साइन थीटा, इस तरफ हो जाएगा एक आपका नॉर्मल, और पीछे की तरफ हो जाएगा आपका स्यूडो फोर्स एम ए। क्लियर है क्या। देखिए एम जी एम ए और एन, यही तो इन फोर्स तो होंगे। हाँ सर बिल्कुल, हमें क्या फाइंड आउट करना है नॉर्मल। तो बच्चे क्या कहते हैं सर, देखो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग हो जाएगा एम जी साइन थीटा और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। बिल्कुल सही बात है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो कहते हैं सर एन बराबर एम जी कॉस थीटा। सर ये तो हम बहुत पहले से करते आए हैं, एन बराबर एम जी कॉस थीटा, लेकिन ये गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, तो इसलिए हुआ कि स्यूडो फोर्स पीछे लग रहा है। अब इस स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट इधर भी तो आ जाएगा। देखो बेटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो एम ए का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कौन सा, एम ए साइन थीटा। तो नॉर्मल साहब ये नहीं होगा, नॉर्मल की वैल्यू आएगी एम जी कॉस थीटा, बिल्कुल सही बात है, प्लस एम ए की वैल्यू रख दो जी टैन थीटा इंटू साइन थीटा।
अब tan थीटा को रख दोगे साइन बटा कॉस और कॉस को एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा आपका mg बाहर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आप जानते हैं 1, तो आपका जो नॉर्मल आएगा वो आ जाएगा mg बटा कॉस थीटा। बेटा ये समझाने के लिए, आंसर तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, चिंता मत कर, mg बटा कॉस थीटा। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। सर डायरेक्ट कैसे निकाल दोगे? डायरेक्ट निकाल दूंगा, देख ध्यान से। एक बात बताओ, अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं, ये एंगल थीटा, तो जानते हो कि ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? अच्छे सोच के बताओ, इनका वर्टिकल कंपोनेंट। सर इनका वर्टिकल कंपोनेंट होगा इन कॉस थीटा, और नीचे ही बताओ क्या है mg, तो n बराबर बताओ क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा mg बाई कॉस थीटा, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। नॉर्मल इज इक्वल टू आ गया mg बाई कॉस थीटा। ये बड़ा आसान था, हाँ, क्योंकि मेन 3 ही फोर्स है। ma मेन क्या 3 ही फोर्स एक्ट हो रहा है। ma पीछे की तरफ, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और mg नीचे। तो इस नॉर्मल का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में ले लो। ma एक्स एक्सिस में है तो इसका कोई भी कंपोनेंट y एक्सिस में नहीं आएगा, तो n का कंपोनेंट ऊपर n cos थीटा, नीचे mg, तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये आंसर आ गया, एकदम सही है। बट n इज इक्वल टू mg cos थीटा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ma का कंपोनेंट इस तरफ तो आएगा। क्लियर है बेटा? बढ़िया सवाल है, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एक इंक्लाइन प्लेन लिया, सेम सिचुएशन है, कैपिटल M ब्लॉक, कैपिटल M मास है इंक्लाइन प्लेन का, स्मॉल m मास का एक ब्लॉक है। ये भी बेटा स्मूथ सरफेस है, इसको फ्रीली छोड़ दिया यहाँ पे। तो कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m कैन फ्रीली फॉल विद एक्सेलरेशन g, मतलब g एक्सेलरेशन से फ्री फॉल करना चाहिए। तो देखो g एक्सेलरेशन से तभी कोई फ्री फॉल कर पाता है जब वो फ्री हो। जैसे मान लो ऐसा है, मैं इसको नीचे ले जाऊँ, क्या जी एक्सेलरेशन से फ्री फॉल कर रहा है? नहीं, मेरा हाथ इसको बाउंडेड मोशन करा रहा है, ठीक है ना बेटा? ऐसे लेके जाऊंगा, फ्री फॉल नहीं। फ्री फॉल करने का मतलब एक्सटर्नल कोई भी इस पे फोर्स नहीं लगना चाहिए ग्रेविटेशन के अलावा। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तभी वो फ्री फॉल कर रहा होता है, ठीक है साहब? तो जब तक इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट फोर्स होगा तब तक ये फ्री फॉल नहीं कर पाएगा। इसके लिए मान लो कि आप आगे एक्सेलरेशन दोगे a, तो जब आगे एक्सेलरेशन दोगे तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा और स्यूडो फोर्स इसको और चिपका देगा, मतलब ये तो गलत डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ a मान लो और यहाँ पे रामलाल को लटका दो। जब ये रामलाल FBD बनाएगा तो साहब ये बोलेगा FBD ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो साहब रामलाल के रिस्पेक्ट में जब FBD बनाओगे अच्छे से देखना, तो साहब रामलाल कहेगा कि एक ब्लॉक है m मास का, इस पे एक फोर्स तो लगाओ mg नीचे। सही बात है यार, mg तो नीचे लगेगा और इस mg का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा mg साइन थीटा, इसमें कोई बुराई नहीं है। mg साइन थीटा इधर हो जाएगा mg कॉस थीटा, इधर हो जाएगा नॉर्मल। और ध्यान से देखिए पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है तो स्यूडो फोर्स आगे लगेगा ma। वाह यार, स्यूडो फोर्स आगे लग गया ma, ठीक है? आप जानते हो ना ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो साहब ये थीटा होगा। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, अगर आप फोर्सेस देखोगे किधर देखोगे? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो ma का कंपोनेंट किधर आएगा? तो n प्लस ma साइन थीटा इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। ये साहब बनेगा इक्वेशन, बिल्कुल सही इक्वेशन बना है, कोई बुराई नहीं है। अभी फ्री फॉल करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए mg के अलावा, तो फॉर फ्री फॉल नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तभी तो इंक्लाइंड प्लेन और ब्लॉक के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो ब्लॉक फ्री फॉल कर जाएगा। तो n अगर मैं अब जीरो रख देता हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू को क्या रख देता हूँ? जीरो, तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा g कॉस थीटा बटा साइन थीटा, मतलब g कॉट थीटा। तो g कॉट थीटा एक्सेलरेशन होना चाहिए फ्री फॉल कराने के लिए। तो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में अगर रखना है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए g tan थीटा, अगर उसे फ्री फॉल करा देना है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए g कॉट थीटा। अब आप इसको आंख बंद करके रट लो। अगर आपसे पूछे कि बताओ साहब इस पे फोर्स कितना लगना चाहिए ताकि वो फ्री फॉल कर जाए, तो फोर्स इज इक्वल टू होगा कैपिटल M इंटू जी कॉट थीटा।
अरे सर इस बार स्मॉल एम नहीं लिया, नहीं लूँगा, क्योंकि दोनों के बीच में नॉर्मल जीरो हो गया तो अलग ही बॉडी हो गई। ये दोनों बॉडी कैसी हो गई, अलग हो गई। अरे भाई नॉर्मल जीरो कर दिया तुमने, मतलब ये इस पे फोर्स नहीं लगा रहा, ये इस पे फोर्स नहीं, तो अलग ही हो गया। अगर मैं इसको जी tan थीटा से एक्सिलरेट करा दूंगा तो नॉर्मल इन दोनों के बीच में जीरो हो जाएगा, तो ये फ्री फॉल करेगा। और फ्री फॉल अगर कर रहा है मतलब ये अलग हो गया, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये बॉडी को जी tan थीटा से आगे ले जाने के लिए इस पर इतना ही फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, इसको ध्यान से अच्छे से समझिए और इसको लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, आईआईटी में ये सवाल पूछ लिया था, स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट से बढ़िया सवाल है। एक इंक्लाइन प्लेन लिया, स्मूथ सरफेस पे रख दिया, इसका मास है वेज है कैपिटल एम, और एक छोटा सा स्मॉल एम मास का ब्लॉक है साहब, जो कि इंक्लाइन प्लेन पे हमने रख दिया। छोटा सा स्मॉल एम मास का ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, ये भी स्मूथ है। अब यहाँ से एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया और इसको वर्टिकली एम नॉट मास से हैंग कर दिया। अब देखो ध्यान से सोचो, ऐसे सिस्टम हमने बहुत पहले किया हुआ है। जैसे ही यहाँ पे ब्लॉक अटैच करोगे तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ एम नॉट जी, ये पूरे सिस्टम को कुछ ए एक्सेलरेशन देगा। ये आगे की तरफ ए जाएगा तो नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से आएगा। और अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जी tan थीटा हो गया, सुनो ध्यान से, अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जी tan थीटा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्लॉक इस पर स्लाइड नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे तुम सिर्फ इन दोनों को एक सिस्टम मान लो और इससे एम नॉट से अटैच होने की वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। ये इफ ए इज इक्वल टू, देखना, इफ ए इज इक्वल टू जी tan थीटा देन ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। ये तो कंडीशन हो गया ब्लॉक स्लाइड ना करने के लिए। और एक्सेलरेशन असल में होगा कितना, वो कैसे निकालेंगे, तो नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख दो यहाँ पे, जी tan थीटा, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स। तो नेट पुलिंग फोर्स तो एम नॉट जी ही है, एम नॉट जी सिस्टम को आगे लेके जाना चाहता है, बटा नेट मास। तो नेट मास देखो बेटा ऐसा है कि ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन से एक दूसरे पे चिपक गए, ये इस पे स्लाइड कर नहीं रहा, तो टोटल मास सिस्टम का हो जाएगा तुम्हारा, आगे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स आगे की मोशन को अफेक्ट करेगा नहीं। ये टेंशन टी आगे, ये टेंशन टी पीछे, तो नेट टेंशन फोर्स इंटरनल हो जाएगा सिस्टम के लिए, नेट पुलिंग फोर्स एम नॉट जी, और नेट मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम नॉट आएगा। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, तो पहले जी से जी कैंसिल कर दीजिए, कैपिटल एम को इधर लाइए, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम नॉट भी तो था, तो एम नॉट tan थीटा अलग से लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम नॉट, तो tan थीटा एम नॉट को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा, तो एम नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा, और ये होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ये है आपका एम नॉट का वैल्यू। अगर एम नॉट इतना होगा तो ब्लॉक इस पर स्लाइड नहीं करेगा। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ आया? सुनो मेरी बात, ये वाला सिस्टम को सेपरेटली सोचो। अभी अभी स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट हमने समझा था कि अगर एक्सेलरेशन किसी भी तरीके से इसको जी tan थीटा मिल गया तो ये ब्लॉक इस पर स्लाइड नहीं करेगा। मतलब ये कहानी तो हमें पता चल गई। दूसरा कहानी ये था कि इस तरह का सिस्टम हमने पढ़ा है, देखो ये अगर इस पर स्लाइड नहीं कर रहा और ऐसे भी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लाएगा, आगे की तरफ मोशन में कोई भी नेट फोर्स इस पर एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है टेंशन के अलावा, ये मोशन की डायरेक्शन में, ये मोशन के अपोजिट, तो इन तीनों को एक सिस्टम मान लूँगा तो टेंशन भी इंटरनल, अच्छा इन दोनों के बीच में नॉर्मल लगने वाला भी इंटरनल, नीचे एम जी लग रहा है तो एक्स में मोशन हो रहा है, उसका भी कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो पूरे सिस्टम को मोशन में ला कौन रहा है, एम नॉट जी। तो नेट पुलिंग फोर्स इज एम नॉट जी, नेट मास इज एम नॉट कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये आ गया। यहाँ से सॉल्व कर दिया, कैलकुलेशन एक बार और खुद आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए।